मेरी बात हुआ ये था कि हमने पहले प्रॉपर्टी मतलब कलेक्टर के यहाँ अपील की थी, ठीक है। तो उन्होंने कल हमारी अपील निरस्त कर दी। फिर हमने कमिश्नर के यहाँ की और फिर हाई कोर्ट लगाया। नहीं, फिर हाई कोर्ट गए तो हाँ। हाई कोर्ट ने माना कि वो बीपीएल का फर्जी नंबर दिया गया था उसको। हाँ ठीक है। और कलेक्टर को उन्होंने फिर से कहा फिर से सुनवाई करके और फिर से ऑर्डर पास करें। जी जी जी। हाँ हाँ। तो अब उस कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ अपील होगी कमिश्नर को वापस से। जी जी। तो आप कमिश्नर को यदि अपील कर दें तो उसमें आप जो भी बात कहना चाहते हैं वो कमिश्नर ही सुनेंगे और उसका अपील का निराकरण करेंगे। अब मेरा एक सवाल है, वकील साहब आपसे है, क्या ये कलेक्टर, कमिश्नर और हाईकोर्ट में लोग घूमते रहेंगे हर वक्त, या कोई निदान भी होगा इसका? नहीं, अब वो कई बार ये निश्चित रूप से सही बात है कि ये लग्जरी प्रोसीडिंग्स होते हैं और जनरल पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है इन सारी चीज़ों को निराकरण करने के लिए। और अब जो ये सिस्टम है, चूँकि जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है और उसमें अपीलेट अथॉरिटीज़ और ये है, तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल लोग हैं, उनको इसको त्वरित न्याय मिले, इसके लिए जो फोरम है उनको कम करना चाहिए ताकि लोगों को तुरंत न्याय मिले। पर आज की व्यवस्था के हिसाब से जो आज कानून बना हुआ है उसके अंतर्गत कलेक्टर के यहाँ अपील, दूसरी बार कमिश्नर के यहाँ अपील, और अगर तीसरी बार भी हो गया तो क्या करेंगे? ये तीसरी बार चूंकि इसके बाद हाईकोर्ट है ही है, तो हाईकोर्ट में निश्चित रूप से इस चीज को देखा जाता है कि इसको बार बार मल्टीप्लिसिटी लिटिगेशंस की नहीं हो, मतलब बार बार प्रोसीडिंग्स नहीं लगाए जावे, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट इस बात को देखती है। और जैसे कि आपने कहा कि व्यवस्था के हिसाब से सबको न्याय मिलना चाहिए, क्या आपको लगता है कि वाकई में हर बार ऐसा होता है? हर बार होता है ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार होता है। मैं इसको थोड़ा सा आप चेंज करके कहूँगा कि क्योंकि अपना जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें ये प्रोवाइड किया हुआ है कि किसी भी पार्टी को अनहर्ड नहीं रखना चाहिए, मतलब बिना सुने। तो अब जैसे इस पर्टिकुलर मैटर में किसी की नियुक्ति कर दी थी तो उसको भी सुनना जरूरी होता है, क्योंकि यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी नियुक्ति निरस्त कर देंगे तो उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। और नेचुरल जस्टिस कहते हैं इसको, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। तो कई बार क्या होता है कि जब 3 या 4 लोगों को एक साथ सुनवाई करना पड़ती है, तो किसी न किसी कारण से कोई न कोई पर्टिकुलर लिटिगेंट ही, इसमें लॉ का कोई दोष नहीं है, लिटिगेंट ही उस केस को बढ़ाता रहता है। और जो लॉ का दोष तो मैं नहीं बोल रहा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि लॉ को ये प्रोविजन रखना चाहिए कि खास समय सीमा के अंदर उसको रिलीफ मिल जाए, न्याय मिल जाए। यह निश्चित रूप बात है। और इसीलिए जब हाईकोर्ट में केस जाता है तो हाईकोर्ट निश्चित रूप से इस चीज को देखती है कि ये लिटिगेंट जो है नीचे से लड़के आ रहा है, इसको बहुत टाइम हो गया, तो हाईकोर्ट जनरली एक्सपीडाइट करती है उस केस को, जनरली। इन सारी बातों पे चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ कॉलर हैं, बात करेंगे राजकुमार जी से रोहतक से। हेलो हेलो हेलो, बताइए राजकुमार जी, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी मैम, मैं रंजन बोल रहा हूँ। नमस्कार जी भाई साहब। जी रंजन जी बोलिए, रंजन जी बोलिए। नमस्कार भाई साहब, दिल्ली से बोलिए। बताइए रंजन जी, माफ कीजिए, बताएं। हाँ, हमारी दिल्ली में प्रॉपर्टी है, बट वो डबल स्टोरी इलाका है। कहाँ पर है? तिलक नगर में। जी बोलिए आगे। तो ये 1962 में अलॉट हुए थे, ये फ्लैट थे पहले। जी। तो हमने वो ग्राउंड भी परचेज कर लिया और ऊपर का भी सारा परचेज करके उसको फ्री होल्ड करा लिया। जी ठीक है। फिर मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से वो कमर्शियल हो गया, नोटिफाइड रोड पे। जी जी बोलिए। तो आगे फर्दर उसके बाद हमने एक सेल्फ असेसमेंट का स्कीम आया, उसके अंदर नक्शा उसका पास करा लिया, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का। जी। उसके बाद वो स्कीम जो था वो बंद हो गया, उसके बाद आया नहीं वो दोबारा स्कीम। तो कई लोग कहते हैं कि ये अब नहीं, तुम्हारा रेगुलराइज नहीं माना जाएगा इसको, जो तुमने नक्शा पहले पास करा लिया, क्योंकि ऐसा डबल स्टोरी का स्कीम आया था, बंद हो गया। एक तो ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि हमने उसके बाद उसके ऊपर थर्ड फ्लोर बना दिया। जी। अब थर्ड फ्लोर को पास करने के लिए कोई स्कीम नहीं है बाजार के अंदर, तो वो कैसे होगा कि, और मैंने रेंट पे भी दे दिया। मैं कोई फर्दर कोई परेशानी तो नहीं आएगी फ्यूचर में? वकील साहब बताएं। ये अगर आपने जो ये म्यूनिसिपल कारपोरेशन के जो लॉज हैं उसके अंतर्गत पहले अगर बिल्डिंग परमिशन लेके अपना मकान बनाया था तो हाँ, तो गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट थे ना वो। हाँ, तो गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट थे, तो अगर गवर्नमेंट अलॉटेड प्लॉट भी है तो उसके लिए बिल्डिंग परमिशन तो कारपोरेशन से लेना ही पड़ती है। यदि आपने बिल्डिंग परमिशन लेके मकान बनाया था और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट स्टोरी अगर बनी थी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने सेकंड या थर्ड स्टोरी बिना परमिशन के बनाई है तो उसके लिए 2 चीज हो सकती है। एक तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन में आपको रिवाइज प्लान पेश करना पड़ेगा
और रिवाइज प्लान पेश करने के लिए यदि थर्ड स्टोरी की परमिसिबल है तो वो आपको परमिशन दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे परमिशन, क्योंकि डबल स्टोरी जो अलॉटेड फ्लैट थे उनके लिए ऐसा कोई स्कीम है कि वो नक्शा अपना पास करा सकते हैं? सर ये स्कीम बताना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसके लिए जो म्यूनिसिपैलिटी है वहां जाए कॉन्टेक्ट करिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे अब राजकुमार जी से रोहतक से। हेलो, हाँ जी मैम। बताइए राजकुमार जी, अपना सवाल कीजिए आप। हाँ, मैं सवाल ये कि उसने सिविल में कोर्ट केस कर रखा है जी, तो क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि सिविल में ऐसा पॉसिबल है क्या? सवाल मेरा क्या है कि गांव के अंदर किसी से हमारा तुत में झगड़ा हो गया था, राइट? उसके बाद पुलिस आई, एफआईआर की हमारे खिलाफ, उस पुलिस ने इंक्वायरी किया, सारी चीज किया, उसने देखा कि भाई कोई तूत नहीं है, कोई आपस में बच्चों के साथ तुतों में झगड़ा हो गया था, मामला यहीं पे सिमट गया, ठीक है? जी 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 अपोजिट पार्टी ने क्या किया, कोर्ट में केस कर दिया। जी केस किया है तो हमने भी उसका रिप्लाई किया, रिप्लाई केस में आके एफआईआर जो भी हुआ था पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की सारी, तो हमारा मामला खत्म हो गया। खत्म होने बाद उस पार्टी ने क्या किया, सिविल में फिर से कोर्ट केस लगा दिया हमारे ऊपर कि नहीं इन्होंने तो मेरे को मारी है, जान से मारने की धमकी दी है, मारी है। अब वो गवाह पेश, कोर्ट ने बोला कि सिविल में केस किया तो गवाह लेकर कर आओ। पिछले 6 तारीख से कोई गवाह पेश नहीं हुआ। जी 7वीं तारीख पे एक गवाह आया, उसका कोई निजी था, लड़का सा आया था। अब वो बोला कि मैं 4-5 गवाह और लाकर तुम्हें जेल में डालूंगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बताएं वकील साहब। हाँ, नियमों के अंतर्गत जो है, जो भी प्लेंटिफ रहता है या एप्लीकेंट रहता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपने गवाहों की लिस्ट पेश करे, और गवाहों की लिस्ट पेश करने के बाद में कोर्ट का जुरिडिक्शन रहता है कि कोर्ट उसमें से कितने गवाहों को परमिट करता है, और जो अपोजिट पार्टी रहती है उसको ये अधिकार रहता है कि कोर्ट को ये बताए कि ये गवाहों की आवश्यकता नहीं है, ये केवल तंग करने के लिए या मामले को लंबा करने के लिए इन गवाहों को बुला रहा है, इसलिए कोर्ट इन गवाहों को नहीं बुलाए। ये है कानून के अंतर्गत बात। अच्छा, नहीं तो बार बार मतलब बोलते हैं कि गांव में घर पे भी आकर ही बोलता है कि मैं अभी तुम्हें जेल कराऊंगा, मैं तुम्हें ये करूंगा वो करूंगा, मतलब नेसेसरी कोई जातिवाद करके हमारा अल्पसंख्यक है वो ज्यादा है जनजाति के अंदर, इस चक्कर में बोलकर मतलब हमें दबाना चाह रहे हैं और हम दब नहीं रहे। नहीं, अब ये मामला कोर्ट से संबंधित ये जानना चाहते हैं कि ऐसी हालत में जब ये धमका रहे हो कानून का नाम लेकर के, क्या इनके पास कोई ऐसा उपचार है जिसकी सहायता से ये चाहे तो कानून को इंटीमेट करें, किसी को कानूनी आड़ में किसी को धमकाने का अधिकार ना हो? तो जिस कोर्ट में ये केस चल रहा है वहीं पर आप ये चीज बता सकते हैं कि हमको इस प्रकार से एक कोर्ट में केस चल रहा है और ये कोर्ट के नाम पर इस प्रकार से। कोर्ट में पेश होकर के जज साहब को बताएं कि इस तरह की बातें हो रही हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपने बहुत सारे कॉलर्स को लीगली एडवाइस जो हो सकती है वकील साहब आपने भी दी और आलोक जी आपने भी दी। अब मुझे लगता है इन सब बीच में हम आई एम सेफ सर्विस को कहीं भूल गए। मैं वापस में लेके आती हूँ। आई एम सेफ सर्विस की अगर मैं बात करना चाहूँ तो इन सब मामलों में, इन सारी बातों में ये कितनी उपयोगी साबित हो सकती है? हर वक्त हर जगह ये सारी बातें जो है, जैसे कि अभी हम राजकुमार जी का केस ले लें। ये राजकुमार जी का भी केस जो है, मैं ये मानता हूं कि सेफ्टी का मतलब केवल आपकी जान को बचाने का नहीं है। सेफ्टी का मतलब आपकी जान को और आपके प्राण को, आपकी आत्मा को, आपके दिमाग को, आपके दिल को शांत रखना, आनंद में रखना भी जरूरी है। संदूक से इनका भी नाम आनंद है, इन्होंने बहुत सारी आनंद देने वाली बातें बोली हैं। तो ये आनंद जो है ये बहुत जरूरी है। आई एम सेफ सर्विस केवल नेगेटिव टर्म नहीं है कि सुरक्षा है, असुरक्षा है, उसके लिए हम आपको पूरी सर्विस दे रहे हैं, पूरी सेवा। कोई समस्या हो, मामला सुरक्षा का हो या मामला आपके मानसिक अशांति का हो, बात हमसे करिए, हम सॉल्व करेंगे आपके लिए। चलिए भाई, तो जितनी भी हमारे पास कॉल्स आई हैं आप सेफ सर्विस का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा ये कार्यक्रम फिलहाल इशारा कर रहा है कि इस कार्यक्रम को फिलहाल आज के लिए यहीं पर विराम दे दें, लेकिन आज जो हमारा मंच है आई एम सेफ मंच, यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, बहुत सारी आप लोगों की समस्याओं का समाधान किया हमारे एक्सपर्ट्स ने। तो वाकई में आपका भी अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आलोक जी आपका भी, आप यहाँ पर आए और आप लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहती हूँ कि अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आई एम सेफ मंच के साथ। तो आपकी कोई भी परेशानी इस मंच के साथ आप शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
चाहे हो वो ज्योतिष संबंधी समस्या या फिर हो सही रत्नों का चुनाव, रत्न रहस्य बताता है आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान। असली और नकली को जानिए और देखिए रत्न रहस्य। फोन इन लाइव कार्यक्रम प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर 1:10 से 1:30 तक सिर्फ साधना टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे खास कार्यक्रम रत्न ज्ञान में। दर्शकों, आज इस मंच पर मैं दो ऐसे ग्रहों के बारे में बात करने जा रही हूं, उन ग्रहों से संबंधित रत्नों के बारे में बात करने जा रही हूं। अगर किसी की कुंडली में दो ग्रह नकारात्मक पाए जाएं तो उस इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, मैं बात करने जा रही हूं राहु और केतु को लेकर, उनसे संबंधित ग्रह गोमेद और लहसुनिया के बारे में। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर किसी व्यक्ति को यह बोल दे कि उसकी कुंडली में राहु और केतु बहुत खराब हैं, तो आधे प्राण तो उसके वहीं सूख जाते हैं। लेकिन अगर हम रत्नों की बात करते हैं तो रत्न एक ऐसे सशक्त माध्यम होते हैं उन ग्रहों को उच्च बनाने के लिए। और रत्नों के बारे में आज इस मंच पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, लहसुनिया और गोमेद के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करेंगे। किस तरह से राहु और केतु को उच्च बनाते हैं, क्या क्या खूबियां होती हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं दोनों रत्नों को लेकर। और आप सभी जानते हैं ये सारी जानकारी हमें देते हैं ब्रह्मा जेम्स के डायरेक्टर्स और जिमोलॉजिस्ट मिस्टर चिराग गोयल और मिस्टर अंशुल गोयल। चलिए शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं चिराग जी और अंशुल जी का। आप दोनों का स्वागत है, नमस्कार। चिराग जी, राहु और केतु के जो ग्रह हैं, मैं इनके रत्न के बारे में आपसे बात करी, गोमेद और कैटसा यानी कि लहसुनिया। आप इनसे हट के आप पहले मुझे ये बताइए कि राहु और केतु हैं क्या और रत्नों से ये किस तरह से अलग हैं, किस तरह से जुदा हैं? देखिए, अगर हम बात करें राहु और केतु, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राहु और केतु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है। बेसिकली ये इनको आपने सुना होगा छाया ग्रह भी। जी हाँ, बेसिकली क्या होता है, जब मून और अर्थ के जो ऑर्बिट होता है उनके जो पॉइंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट जिनको हम बोलते हैं, वो उसमें से नॉर्थ वाले को हम राहु कहते हैं और साउथ वाले को हम केतु कहते हैं। तो ये बेसिकली एक तरह के छाया ग्रह हैं, कोई फिजिकल ग्रह नहीं है बाकी ग्रहों की तरह। और अगर हम रत्नों में बात करें तो राहु के लिए पहना जाता है गोमेद, जिसको हम हेसोनाइट गार्नेट बोलते हैं, और केतु के लिए हम धारण करते हैं कैटसाई क्राइसोबेरल, जिसको हम लहसुनिया बोलते हैं। चलिए, आपने मुझे जानकारी दे दी राहु और केतु के बारे में। अब अंशुल जी, आपसे मेरा प्रश्न उठता है, इन्होंने अभी बताया कि राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए कैटसा है। सबसे पहले गोमेद की मैं बात करना चाहूंगी, तो आप मुझे गोमेद के बारे में कुछ बताएं कि होता क्या है। देखिए, जेमोलॉजी में गार्नेट का ग्रुप सबसे बड़ा है और हिंदी में जिसको हम गोमेद भी बोलते हैं। इसमें तरह तरह की वैरायटीज़ आती हैं और इसमें माना गया है कि सिलोन का गोमेद, जो कि हम श्रीलंका का गोमेद कहते हैं, वो सबसे पहले वहाँ श्रीलंका में पाया गया था है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गोमेद, श्रीलंका का सबसे बेस्ट क्वालिटी का गोमेद जो होता है वो श्रीलंका का ही होता है। बेस्ट क्वालिटी का, और जाहिर सी बात है मिलता भी बहुत रेयर होगा फिर ये। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये भी, ये जैसे ही सबसे बेस्ट क्वालिटी का भी है तो इसकी रेयरिटी भी वैसे ही बढ़ जाती है। ये सबसे कम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका मूल्य भी अधिक है। अंशुल जी, आप मुझे ये बताइए कि गोमेद को ध्यान में रखते हुए गोमेद को खरीदते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर मैं क्वालिटीज की बात करूं तो और कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं गोमेद के अंदर? देखिए, गोमेद कई जगह पाया गया है। ये गया, जैसे कि एक जगह है आपने सुनी होगी गया जी, गया में पाया गया है। आपका सिलोन में, मैंने आपको अभी बताया कि सिलोन का गोमेद, गया का गोमेद उड़ीसा में भी पाया गया है। और हर जगह के गोमेद में थोड़ा बहुत रंग का भी फर्क होता है। गया की बात करें, गया और सिलोन में कंपैरिजन हम करते हैं तो गया के गोमेद में और सिलोन के गोमेद में लस्टर में फ़र्क होता है, कलर में फ़र्क होता है। और उड़ीसा के गोमेद का रंग काफ़ी हल्का होता है, जिसको हमारे इंडियन एस्ट्रोलॉजी में गोमूत्र भी कहा गया है। इसका रंग येलो कलर का होता है और बाकी दोनों गोमेद का रंग
डार्क रेड कलर का होता है। चलिए, आपने ये तो मुझे बता दिया क्वालिटीज़ के बारे में। अब चिराग जी, गोमेद के बारे में हम लोगों की चर्चा खत्म हुई। अब मैं आपसे कैटसाई यानी लहसुनिया के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि केतु का रत्न होता है। तो आप मुझे बताइए कि केतु का जो रत्न होता है कैटसाई, उसके बारे में आप मुझे कुछ जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, केतु का जो रत्न होता है लहसुनिया, जो होता है कैटसाई क्राइसोबेरिल। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कैटसाई और कैटसाई क्राइसोबेरिल में, तो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा। बेसिकली कैटसाई एक फिनोमिना होती है जो